अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा टॉपिक है 14.2 फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी पहले से मौजूद मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उस पर एक फोर्स अमल करती है। इस चीज़ को समझने के लिए हम इस फिगर पे गौर करते हैं। शक्ल में एक करंट कैरिंग कंडक्टर दिखाया गया है। इस कंडक्टर के अंदर डॉट ये शो कर रहा है कि करंट पेपर से बाहर की तरफ आ रहा है, जबकि इस करंट कैरिंग कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है जिसका नॉर्थ पोल ये है और साउथ पोल ये है। हमने पिछले टॉपिक में ये पढ़ा था कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर अपने इर्द गिर्द सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है, जैसा कि ये सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे दिखाया गया है। अगर हम इस सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखें तो हमें ये मालूम होता है कि कंडक्टर के ऊपर वाली अतराफ में सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बाएं जानब है, जबकि कंडक्टर के नीचे वाले हिस्से में सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड दाएं जानब है। ऊपर वाले हिस्से में मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड दाएं जानब है, जबकि कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड बाएं जानब है। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो जाएंगी, जबकि कंडक्टर के नीचे वाले हिस्से पे मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड दोनों ऐड हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ जाएंगी और एक कैटापुलेट यानी कि एक गुलेल की तरह यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। हम जानते हैं कि जब गुलेल जो है वो कैटापुलेट इस तरह से खिंची होती है तो उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड में भी अब एक एनर्जी स्टोर हो चुकी है, जिसकी वजह से एक कंडक्टर के ऊपर की जानिब फोर्स लगाएगा। इस फिगर से हमें ये वाज़ेह होता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो उसके ऊपर किस तरह से एक फोर्स अमल करती है। इसी बात को जो है वो हम अगली फिगर में भी समझते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये फोर्स हर बार अमल करेगी? ऐसा नहीं है, ये फोर्स हर बार अमल नहीं करेगी। कंडक्टर के अंदर करंट और मैग्नेटिक फील्ड की एक ख़ास सीमत है जिसमें कंडक्टर पे कोई फोर्स अमल नहीं करेगी। नेक्स्ट स्लाइड में हम यही देखेंगे। यहाँ भी एक रेड कलर का करंट कैरिंग कंडक्टर दिखाया गया है जिसमें करंट आउट ऑफ द पेपर है। मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड येलो लाइन से दिखाया गया है, जबकि कंडक्टर का सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड ब्लू लाइन से दिखाया गया है। कंडक्टर की दाएं जानब मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड दोनों ऑपोजिट हैं, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और यहाँ पे एक वीक फील्ड बनेगा, जबकि कंडक्टर के लेफ्ट साइड पे दोनों फील्ड्स ऐड हो रहे हैं। ज़रा देखिए, मैग्नेट का फील्ड भी डाउनवर्ड है और कंडक्टर का फील्ड भी डाउनवर्ड है, तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स यहाँ पे ऐड हो रहे हैं। तो कंडक्टर के लेफ्ट साइड पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और राइट साइड पे वीक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो कंडक्टर के ऊपर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड वीक मैग्नेटिक फील्ड की सीमत में एक फोर्स लगाएगा। अभी तक हमने ये पढ़ लिया कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उसके ऊपर फोर्स क्यों अमल करती है। यहाँ पे मैं इसी फिगर को एक और तरीके से बनाया गया है। ये येलो कलर का एक कंडक्टर है जो कि इस पर्पल कलर के मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। इस कंडक्टर के करंट की डायरेक्शन ऊपर की जानिब है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन राइट साइड पे है। जैसा कि फिगर में वाज़ेह है कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के दरमियान एंगल 90 डिग्री है। पिछले केसेस में भी ऐसा ही था, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल 90 डिग्री था। तजर्बात से हमें ये पता चलता है कि जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल 90 डिग्री होता है तो फोर्स मैक्सिमम होती है। इस केस में कंडक्टर के टॉप पोर्शन में कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड ऐड होंगे और बॉटम पोर्शन में जो है वो मैग्नेटिक फील्ड सब्ट्रैक्ट होंगे। ये बॉटम पोर्शन हमें यहाँ नज़र नहीं आ रहा, ये पेज के नीचे वाला हिस्सा है और ये पेज के ऊपर वाला हिस्सा है। तो कंडक्टर के ऊपर डाउनवर्ड फोर्स अमल करेगी। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने ब्लू कलर के कंडक्टर को रेड मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। इस केस में अगर आप देखें तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल हैं। कंडक्टर को इस तरह से रखा गया है। अगर आप यहाँ पे कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड देखें और
मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड देखें तो ज़रा देखें किसी भी पोर्शन में ये दोनों एक दूसरे की मुखालफत या मदद नहीं कर रहे, यानी कि यहाँ पे ना तो एडिशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स हो रहा है ना ही सब्ट्रैक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है। यही वजह है कि अगर किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह से रखा जाए कि उसके करंट और मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है, उनका एंगल ज़ीरो हो, तो उस वक्त कंडक्टर के ऊपर कोई फोर्स भी अमल नहीं करती। अब तक हमने ये देखा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड और करंट के दरमियान एंगल 90 डिग्री हो तो मैक्सिमम फोर्स अमल करती है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड और करंट के दरमियान एंगल ज़ीरो हो तो फोर्स ज़ीरो अमल करती है। इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स एंगल के साइन के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि साइन थीटा 0 पे 0 होता है और 90 पे 1 होता है, मैक्सिमम होता है। तो हमें इस एक्सपेरिमेंट से हमें पहला रिज़ल्ट ये मिला कि फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक करंट। अगर हम करंट की मिकदार को बढ़ाएं तो ये फोर्स की मिकदार फिर बढ़ जाती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अगर करंट की मिकदार को कांस्टेंट रखा जाए और मैग्नेट स्ट्रॉन्ग लगाया जाए तो ज़्यादा फोर्स अमल करेगी, और मैग्नेट वीक लगाया जाए तो फोर्स कम अमल करेगी। इससे ज़ाहिर होता है कि फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। एक और एक्सपेरिमेंट भी यहाँ पे हम करते हैं, ना तो हम करंट को बढ़ाते हैं ना मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को बढ़ाते हैं। हम ऐसा करते हैं कि कंडक्टर की लंबाई बढ़ा देते हैं। तो तजर्बात से हमें पता चलता है कि कंडक्टर की लंबाई बढ़ा देने से भी फोर्स बढ़ जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स 4 चीज़ों पे डिपेंड करती है: साइन ऑफ द एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ करंट, force is directly proportional to amount of magnetic flux density and force is directly proportional to length of conductor। अगर हम इन चारों चीज़ों को इकट्ठा कर लें, चारों मुसावातों को, तो फोर्स आती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, L, B और साइन थीटा, इन चारों चीज़ों के। और जब भी हम जो है वो प्रोपोर्शनलिटी की अलामत ख़त्म करके इक्वलिटी में बदलते हैं तो एक कांस्टेंट K लगाते हैं। अगर हम सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स को फॉलो करें तो इस K की वैल्यू 1 होगी। अब हम एक और चीज़ करते हैं, अगर हम 1 एम्पेयर करंट 1 मीटर लंबे कंडक्टर में से इस तरह गुजारें कि वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हो, जैसा कि पहली 2 फिगर्स में दिखाया गया था, तो इस केस में ज़रा आप देखें कि यहाँ पे K की जगह 1, I की जगह 1, L की जगह भी 1 और साइन थीटा की जगह यहाँ पे 1, तो F और B बराबर आ जाएंगे। इस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। हम क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन से वाकिफ़ हैं। हमें पता है कि 2 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट उन वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड के हासिल ज़रब और साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम के हासिल ज़रब के बराबर होता है। अब हमारा अगला सवाल ये है कि इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। तो जैसा कि हमें पता है कि ये फोर्स एक वेक्टर है और ये L वेक्टर और B वेक्टर का हासिल ज़रब का क्रॉस प्रोडक्ट है, और हमने वेक्टर एडिशन में और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में पढ़ा था कि क्रॉस प्रोडक्ट भी एक वेक्टर होता है और उसकी डायरेक्शन राइट हैंड रूल से दी जा सकती है। अगर हम अपने राइट हैंड के फिंगर्स को L की डायरेक्शन में ओपन करें और फिर इनको B की डायरेक्शन में ऊपर की जानब कर्ल करें तो हमारा जो थंब होगा वो फोर्स की डायरेक्शन को शो करेगा। यहाँ पे अगर हम राइट हैंड रूल अप्लाई करें तो फोर्स आउटसाइड द पेपर यहाँ पे अमल करेगी। मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को कई तरीके से मालूम किया जा सकता है, जिसमें पहला रूल है राइट हैंड रूल, यानी कि L क्रॉस B वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वही फोर्स की डायरेक्शन होगी। फोर्स की डायरेक्शन को लेफ़्ट हैंड रूल से भी दिया जा सकता है। अगर लेफ़्ट हैंड की 3 फिंगर्स, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब, इनको इस तरह से एक्सपेंड किया जाए कि तीनों एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बनाएं, और फिर इंडेक्स फिंगर को यानी कि फर्स्ट फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में किया जाए, मिडिल फिंगर को करंट की डायरेक्शन में किया जाए, तो जो थंब होगा हमारा वो फोर्स की डायरेक्शन देगा। इस केस में
ये जो कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है और इसमें से डाउनवर्ड करंट बह रहा है, इसके ऊपर पेज से बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगी। अगर आप जो है वो घर में अपने हैंड के साथ ये एक्सपेरिमेंट करके देखें तो आपको ये फोर्स मिल जाएगी। इस फोर्स की डायरेक्शन हम 3 तरीक़ों से मालूम कर सकते हैं। अगर आप तीनों तरीक़ों को सही इस्तेमाल करें तो फोर्स की डायरेक्शन एक जैसी ही आएगी। तो तीसरा तरीका है राइट हैंड पाम रूल। अगर हम अपने राइट हैंड की फिंगर्स को, याद रखें कि यहाँ पे आपने लेफ़्ट हैंड यूज़ करना है, ये लेफ़्ट हैंड रूल है। अब है हमारा राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल के मुताबिक ये एक मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। अगर आप अपना राइट हैंड इस तरह से खोलें कि राइट हैंड के फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो और राइट हैंड का जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन में हो, तो आपकी पाम का जो फेस होगा वो फोर्स की सीमत को ज़ाहिर करेगा। इस केस में फोर्स ऊपर की जानिब अमल करती हुई नज़र आ रही है। आप ये अपना हैंड एक्सपेंड करके भी देख सकते हैं। इस रूल को राइट हैंड पाम रूल कहते हैं। यहाँ भी राइट हैंड पाम रूल के बारे में ही बताया गया है कि अगर राइट हैंड की फिंगर्स मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करें और राइट हैंड का जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन को शो करे, तो पाम जो है वो फोर्स की डायरेक्शन को शो करती है। फिगर में मेरे पास 2 रेल्स दिखाई गई हैं और इन रेल्स के ऊपर जो है वो एक मूविंग कंडक्टर दिखाया गया है और इनको एक बैटरी के साथ जोड़ दिया गया है। आप ज़रा देखें तो यहाँ पे जो है वो करंट इस रेल में फ़्लो करता हुआ इस कंडक्टर में से गुज़रता हुआ यहाँ से वापस आ जाएगा। यानी कि अब ये जो कंडक्टर है ये अब करंट कैरिंग कंडक्टर बन चुका है। और यहाँ पे एक मकनातीस जो है वो इस रेल के नीचे लगाया गया, एक पोल, और साउथ पोल जो है वो इस रेल के ऊपर लगाया गया। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे से ऊपर की जानिब है। आप गौर करें, मैग्नेटिक फील्ड और करंट के दरमियान एंगल यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। तो आप लेफ़्ट हैंड रूल के मुताबिक अगर ये फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर मालूम करें तो वो राइट साइड पे आएगी। आप तीनों रूल्स यहाँ पे अप्लाई करके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इस फिगर में भी कुछ ऐसा ही दिखाया गया है। इस कंडक्टर को 2 वायर्स के ऊपर रखा गया है जिनको बैटरी के साथ जोड़ा गया है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड है। तो यहाँ भी जो है वो अगर आप कोई भी रूल अप्लाई करें तो उससे आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं। याद रहे कि करंट की डायरेक्शन यहाँ पे पेज के अंदर की तरफ है, तो आप यहाँ पे जो है वो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं, जो कि तीनों लॉज आपको पहले बताए गए हैं। यहाँ पे आपको जो है वो एक कन्वेंशन, एक रिवायत दिखाई गई है। अगर किसी भी चीज़ के बारे में डॉट्स लगे हों तो इसका मतलब ये होता है कि वो चीज़ पेज से बाहर आ रही है, और अगर किसी भी चीज़ के बारे में क्रॉस लगे हुए हों तो इसका मतलब है वो चीज़ पेपर के अंदर जा रही है। क्योंकि हम पेपर से बाहर या पेपर के अंदर जाती हुई लाइंस पेज पे ड्रॉ नहीं कर सकते, तो ऐसी चीज़ों की डायरेक्शन को शो करवाने का ये बहुत ही एक आसान तरीका है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये जो फ्लक्स है इसका यूनिट क्या होता है। लेकिन उससे पहले हम जो है वो फ्लक्स के टॉपिक को देखेंगे। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स के टॉपिक को देखेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़। यहाँ जाने से पहले हम एक बात का जिक्र करते जाएं कि मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को B से ज़ाहिर करते हैं और इसका यूनिट टेस्ला है। लेकिन इस यूनिट की तारीफ़ और डिटेल हम फ्लक्स को पढ़ने के बाद ज़्यादा बेहतर अंदाज में कर सकते हैं, इसलिए इसे हम सेपरेट वीडियो में देखेंगे।